So once again wish you all a very good evening. न्यू चैप्टर न्यू सब्जेक्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, वर्क एनर्जी पावर, WEP। ठीक है, अभी 10th स्टैंडर्ड में आप ये चैप्टर करोगे, 11th स्टैंडर्ड में फिर से सेम नाम का सेम चैप्टर आएगा और इस बार आप जितना डिटेल में करोगे उससे डबल डिटेल में रहेगा ये चैप्टर। बहुत सारी नई चीजें, आप बोलोगे अरे 10th में तो सीखा है, 11th में क्या फिर से सिखाने का, सब कुछ नया रहेगा और बिल्कुल मजेदार रहेगा। जितना मजेदार ये रहेगा उतना ही वो भी रहेगा। सो अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर है तो अगले साल और मजा करोगे, है ना? तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक वर्क एक एनर्जी। पावर का तो कुछ नहीं है इसमें, पावर ज्यादा नहीं है, पावर छोटा सा होता है। ओके, तो मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वर्क एंड एनर्जी। आज का हमारा सेशन का गोल है वर्क के बारे में सब कुछ पढ़ना। ठीक है, मोस्टली हम थियरी पढ़ेंगे, थियरी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके न्यूमेरिकल्स भी लिए जाए। चलो एवरीबॉडी, मुझे पता है आपको सब कुछ आता है ना? व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क? चलो कम ऑन, बताते जाओ, आपको वर्क के बारे में क्या पता है? वर्क मतलब काम, ओके। और इसके अलावा और अरे रे 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 रे, कुछ नहीं पता? मतलब Sir, it's product work done is the product of force and the distance अच्छा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। अच्छा ओके, किसका डिस्टेंस? मेरा डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस, of the मेरे point घर of से आपके घर का application डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके ओके, आई होप आप देख in के the नहीं बोल रहे direction हो। of force. अच्छा, इन द Yes, डायरेक्शन sir. ऑफ फोर्स। चलो, मस्त सा डेफिनेशन आपने बोला है, अब उसको एक्सप्लेन भी कर दो थोड़ा सा। अच्छा चलो कोई So- बात नहीं, हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और क्या पता है वर्क के बारे में? सर वर्क का प्रॉपर डेफिनेशन तो ये होता है ना, वर्क टू बी डन बाय क्या था, एक मिनट सर। हाँ, और हाँ, कोई? वर्क टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड वेरी टू अ गुड, बॉडी ओके, टू मेक इट मूव। वेरी गुड ये वेरी सर। गुड, ओके। है ना, तो फोर्स अप्लाइड टू मूव द बॉडी, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ओके, और क्या पता है वर्क के बारे में? कम ऑन गाइस, है ना, 8th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है ये सब, और कुछ नहीं पता? चलो फिर, इसीलिए तो सिखा रहे हैं, राइट? Force and उनको पता है, energy. बच्चों को कुछ नहीं पता। हाँ, क्या बोला मयूर, क्या It बोला? requires force and energy. इट रिक्वायर्स एनर्जी, ओके, इट रिक्वायर्स एनर्जी। स्कूल में खत्म हो गया तो भी वर्क के बारे में कुछ नहीं पता, कमाल है। हाँ बोलो। Sir, work is said to be done when the force applied changes its size, shape, अच्छा, or चेंजेस इट speed. साइज शेप, ओके। तो चेंज इन साइज होना चाहिए, ओके, शेप होना चाहिए, ओके, और चेंज इन स्पीड होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये सब Change in नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, Sir, SI unit of work is SI joule. अच्छा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, क्या बात है, एसआई यूनिट पता है आपको? एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, और बस खत्म, खत्म हो गया, सारा एनर्जी खत्म, ताकत खत्म। चलो अब चालू करते हैं वर्क का पढ़ाई। व्हाट इज वर्क डन? ओके, एज सिंपल एज दैट। ये है एक बहुत बड़ी दीवार, है ना, वॉल है, वॉल, दिस इज अ वॉल। ये है उसमें, है ना, सारा दिन लॉकडाउन में कुछ काम वाम तो है नहीं, बोर हो रहा है, बोलता है कि चलो मैं इस दीवार को हिलाऊंगा। ट्यूबलाइट मूवी देखा उसने? ट्यूबलाइट सलमान खान का, यस, सलमान का फैन है उसमें। ओके, ट्यूबलाइट मूवी नहीं देख के सर, आया। सही में नहीं है. ट्यूबलाइट मूवी में सलमान खान पहाड़ को हिलाने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे कुछ तो करके। आई डोंट नो, आपने देखा है क्या सबने? यस, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा। तो ऐसे हवा में पहाड़ को हिलाने की कोशिश करता है, उसमें बोलता है मैं भी हिलाऊंगा दीवार को, है ना, और काम भी है नहीं, खड़ा रह के दीवार को मूव करने की कोशिश कर रहा है।
मूव कर रहा है 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 ना। मम्मी आई बोलती क्या कर रहा है, बेटा बोलता है काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ, दीवार को मूव कर रहा हूँ, है ना। बहुत थक गया, बहुत भूख लग गई, पसीने छूट गए, इतना काम किया कि पसीने छूट गए, भूख लग गई। क्या बोल रहा है कि बहुत सारा काम किया, वर्क डन। मम्मी बोलती है मेरा बेटा बहुत थक गया, बहुत काम किया, आजा लड्डू आमरस खिलाती। यस, अच्छा। पापा आते हैं, पापा बोलते हैं अरे उल्लू बनाया, कुछ काम वाम नहीं किया इसने। यस, अकॉर्डिंग टू पापा दिस इज नॉट वर्क, कुछ काम नहीं किया। यस, तो कौन सही यार। किसी ने बोला सर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाँ भाई, इसको तो बहुत एनर्जी लगी ना, इतना मेहनत किया इसने, कितना एनर्जी उसका वेस्ट हो गया। लेकिन यस, साइंटिफिकली उसने कोई काम नहीं किया। साइंटिफिकली ही हैज डन नो वर्क एट ऑल, कोई भी काम नहीं किया। राइट, सो जीरो वर्क, वर्क इज जीरो। वेरी गुड। अच्छा, एक और बच्चा है दूसरा जो कुछ और काम कर रहा है ना, पापा को मदद कर रहा है। पापा की गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी चलाते चलाते बंद हो गई, ये जाकर के पीछे से धक्का मार रहा है। यस, धक्का मारेगा तो गाड़ी आगे मूव करेगी। यस, क्या इसने वर्क किया? यस, इसने कुछ तो काम किया। पापा इसको बोलेंगे शाबाश मेरा बेटा, बहुत प्यारा है। यस, मेरे गाड़ी को धक्का मारता है, मेरी मदद करता है, तो मतलब पापा की मदद की तो वर्क है भाई, है ना। टाइम पास किया दीवार को पुश करने का तो नो वर्क। ऐसे कैसे? एनर्जी तो इधर भी लग रही है, एनर्जी तो इधर भी लग रही है, फोर्स तो इधर भी लगाना पड़ रहा है भैया, और फोर्स तो इधर भी लगाना पड़ रहा है। सर लेकिन बॉडी मूव होनी चाहिए। बॉडी मूव होनी चाहिए, किसकी बॉडी मूव होनी चाहिए? जिस पे फोर्स लगा रहे। एब्सोल्युटली, जिस पे फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी का मोशन होना जरूरी है। यस, तो तीन चीजें समझो। साइंटिफिकली हम वर्क किया ये कब बोलते हैं? वर्क करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो फोर्स की जरूरत होती है और एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है ना। अब किसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? जिसके ऊपर फोर्स लगाया, जिसके ऊपर फोर्स लगाया, है ना, जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो यहां दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, दीवार का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। कार पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? यस, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस, तो फोर्स वर्क डन अगर आपको करना है तो दो चीजों की जरूरत है, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, है ना। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वो होता है जो फोर्स लगाता है, दूसरा वो होता है जिसके ऊपर फोर्स लगता है। यस, तो द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वॉल, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर फोर्स लगाया। द फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार, जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अच्छा, तो फिर उत्तीर्ण, यार ये तो सही था, एकदम मस्त। ये है आपका एक स्माइली वाला बॉल, बॉल होता है ना स्माइली वाला, येलो कलर का स्माइली बॉल होता है, मस्त, बहुत पसंद है मुझे। यस, येलो स्माइली बॉल, वेरी गुड। स्पॉन्ज का होता है, स्पॉन्ज के बॉल को आप कॉम्प्रेस करते हो, प्रेस कर देते हो, प्रेस, है ना, प्रेस किया छोड़ दिया, और सारा दिन यही कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे खेल रहा है उसके साथ, टाइम पास कर रहा है। तो क्या वर्क डन हुआ? बॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बॉल मूव नहीं हुआ, तो क्या वर्क डन क्योंकि हुआ? वो वापस जीरो कंप्रेस होके नॉर्मल अच्छा छोड़, वो अपने अपने जीरो हो पोजीशन सब सपोज कुछ नहीं, आपने बस उसको पकड़ा और कंप्रेस कर दिया, है ना, तो क्या वर्क डन हुआ? Yes, sir. Yes, Because sir. Yes, the sir. shape is changing. Change in size. डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, Yes, कहाँ पे sir. डिस्प्लेसमेंट है? Change वेर in इज shape. द शेप में चेंज हुआ Sir, ना सर। change in shape. देखो एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये भी टेक्निकली पूरी करेक्ट नहीं है वर्क को डिफाइन करने के लिए, टेक्निकली पूरी करेक्ट नहीं है। चेंज इन शेप हुआ वो ठीक है, लेकिन आपने फोर्स यहां पे लगाया इस पॉइंट के ऊपर, है ना, अरे इस पॉइंट के ऊपर आपने फोर्स लगाया,
ये पॉइंट जब बॉल स्क्वीज हो जाएगा, मान लो ये बॉल कुछ ऐसा हो गया स्क्वीज होके, तो क्या ये पॉइंट यहाँ पे मूव कर देगा, है ना? तो देखो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बच्चा ये है मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब कार मूव होके मान लो यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। सो जहां पे फोर्स लगा उसका मोशन हुआ। यस, ये देखो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वॉल के ऊपर, वो कहीं नहीं गया, पॉइंट वहीं पे बैठा है। यस, तो डिस्प्लेसमेंट जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसका तो ठीक है, बट टू बी मोर प्रिसाइज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो यस, वर्क डन हुआ। तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने उसको कि ठीक है, दो चीजों की जरूरत है, फोर्स, एक जो फोर्स लगाता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दो चीजों की बहुत जरूरत है। क्या सिर्फ दो चीजों की जरूरत है? आप में से 2-3 लोगों ने आंसर भी दिया था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, माना कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम उसको, है ना? ओके, तो फोर्स है, ठीक है, मूव हुआ ये भी ठीक है, और ऐसा यूनिट तो सही है। ओके, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है पता है? हम लोग बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, बहुत डिटेल में ये सीखेंगे अगले साल, बट अभी भी है, आपको अभी के सिलेबस में भी है। वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement. One second. Displacement of the point of application of force, or displacement of the point of application of force. Yes, in the direction of force. In the direction of force. फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कैसे? ओके, यहां आ जाओ, यहां देखो, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, बहुत सही, है ना? तो वर्क डन तो है, वेरी गुड। यहां देखो बच्चों, फोर्स लगाया इस पॉइंट पे इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वर्क डन है, बहुत बढ़िया। ओके, अब ध्यान दो अच्छे से एवरीबॉडी, ये है आपका ट्रॉली सूटकेस, प्लीज ध्यान दो। ये ट्रॉली सूटकेस होता है ना, घूमने जाते हैं तो लेके जाते हैं ट्रॉली सूटकेस। ओके, इसको आप ऐसा हैंडल होता है और इसको पकड़ के आप चलते हो। यस, यू होल्ड इट लाइक दिस एंड यू पुल इट इन दिस डायरेक्शन। बच्चों आपको पता है आप फोर्स किधर लगा रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे। You are applying force in this direction. Please ध्यान दो, कॉन्सेप्ट है। ओके, you are applying force in this direction. ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सूटकेस का इधर हो रहा है, आपका जो ट्रॉली बैग है उसका डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा हो रहा है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। क्या वर्क डन है? हाँ। फोर्स है? हाँ। डिस्प्लेसमेंट है? हाँ। तो वर्क डन कितना है? आप बोलोगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रॉन्ग। आप बोलोगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन, ये हो जाएगा गलत। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैंने बोला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहां से आती है एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट जो आप वर्क के बारे में समझोगे, है ना? ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो है थीटा, मान लो दिस एंगल बच्चों इज थीटा। ओके, अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? एक कार है, ठीक है, ये इसको एक बच्चा यहां से खींच रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है। एक बच्चा ना बच्चों इसको यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा है, इधर खींच रहा है। तो एक बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है। तो कार कहां पे जाएगी?
कार कहाँ पे जाएगी? सर जिसका कार फोर्स ज्यादा है। इधर जाएगी अप्रोक्सीमेटली। भैया ऐसा नहीं होता। आप ये पेन Yes, लो, sir. आप ये पेन आपकी तरफ खींचो, मैं इसको ऊपर खींचूंगा। आप पेन आपकी तरफ खींचो, मैं ऊपर खींचूंगा। ये पेन ऐसा बीच में से कहीं तो जाएगा, ऐसा ऊपर भी जाएगा आगे भी जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा आगे, सो ऐसे डायगोनली कहीं तो जाएगा, है ना? यस। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो आपको ऐसे मूव होते हुए दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे मूव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं उस पे कहां से फोर्स लग रहा है। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि इस पे किसी ने तो इधर फोर्स लगाया है ऐसे। जरूरी थोड़ी है कोई उसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और कोई उसके ऊपर यहाँ फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे भी तो हो सकता है। यस। और एक्चुअली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ओके डोंट वरी, है ना? तो एक फोर्स इधर की तरफ लग सकता है और एक फोर्स इधर की तरफ। आपको नेट फोर्स, नेट फोर्स आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स आपको दिखाई देगा इस डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो हर फोर्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। इसको मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट मतलब फोर्स के दो पार्ट्स है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, है ना? ये भी है कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना? चलो अब ध्यान देना अच्छे से। मान लो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ओके देखो यहाँ पे, ये है आपका फोर्स F, है ना? ये है एक ट्रायंगल, ये है एंगल थीटा। ओके बच्चों मैं इसमें लगाता, अच्छा ट्रायंगल ABC, ओके। अब मैं इसमें लाऊंगा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। मैं बोल रहा हूं व्हाट इज कॉस थीटा। चलो कौन बताएगा कॉस थीटा? कॉस थीटा, अरे अरे अरे, upon hypotenuse. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इज इक्वल टू, एडजेसेंट है मेरा BC अपॉन हाइपोटेनस है मेरा फोर्स BF. BA, है ना? BA इज नथिंग बट माय फोर्स, 10 न्यूटन 15 न्यूटन जो भी है फोर्स की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फोर्स। हाँ BA है बट मैं उसको फोर्स बोल रहा हूँ, राइट? तो कैन आई राइट बच्चों BC इज इक्वल टू F cos थीटा। ये देखो F इधर चला जाएगा, है ना? तो BC इज इक्वल टू F cos थीटा। यहां ध्यान दो अच्छे से, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC की वैल्यू हो गई F cos थीटा। Theta. BC की वैल्यू हो गई F cos थीटा। अच्छा जी, अब आ जाओ सूटकेस पे वापस। ये है फोर्स, ये है मेरा मेन फोर्स, वेरी गुड। इस फोर्स का कंपोनेंट in the direction of displacement is F cos theta। अब ध्यान दो अच्छे से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपने पेन को अपनी तरफ खींचा, ओके, मैंने पेन को ऊपर की तरफ खींचा, तो इस सूटकेस को भी दो लोग फोर्स लगा रहे। एक्चुअली ये है आपका फोर्स, है ना? ये है उसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये है बच्चों उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फोर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वेरी गुड, है ना? ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं F sin थीटा। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको F sin थीटा की। कैसे आया? ओके इस ट्रायंगल में आप sin थीटा लगा दो, है ना? तो आपको AC मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू F sin थीटा। फाइन। अच्छा अब देखो सूटकेस को एक कोई तो यहाँ पे खींच रहा है, वेरी गुड। देखो कोई तो यहाँ पे खींच रहा है, कोई तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन सूटकेस कहाँ जा रही है? सूटकेस तो हमारी आगे जा रही है, ट्रॉली बैग हमारी सिर्फ इधर की तरफ जा रही है। ये फोर्स आपकी ट्रॉली बैग का मोशन करने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। दो फोर्स है, हाँ है, ओके। एक फोर्स आगे खींच रहा है, एक फोर्स ऊपर लेके जा रहा है ना? तो आपका ट्रॉली बैग ऐसे हवा में जाना चाहिए, ऊपर हवा में जाना चाहिए, यस, लेकिन ऐसे तो नहीं जा रहा है, सीधा सीधा सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशन उसका हो रहा है। तो कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है? F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है ना?
तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि सिर्फ यही फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सी, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस F की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? ना, बिल्कुल नहीं। F की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता ना तो वो बैग इधर जाता हवा में, ऐसे डायगोनली ऐसे चला जाता हवा में बैग, रॉकेट की तरह ऐसे। यस, लेकिन बैग तो हमारा सीधा सीधा जा रहा है ना, तो फोर्स का थोड़ा सा पार्ट उसको आगे लेके जा रहा है। तो ये पार्ट को मैं यूज करूंगा फोर्स को कैलकुलेट, वर्क को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ F cos थीटा की वजह से हुआ है ना। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और एग्जांपल्स देता हूं आपको, सिंपल वाले एग्जांपल्स। अच्छा आ जाओ यहाँ पे, डोंट वरी, सब क्लियर करूंगा। ये है एक बच्चा, ओके, इसको बांध दिया रस्सी से। एक बच्चे ने यहाँ फोर्स लगाया 10 न्यूटन, दूसरे ने यहाँ फोर्स लगाया 20 न्यूटन। तो मुझे बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? ये बच्चा इधर की तरफ मूव करेगा, 10 न्यूटन फोर्स उस पर एक्ट करेगा, इसका 10 न्यूटन इसको कैंसिल कर देगा, तो ये इधर चला जाएगा, है ना। आप चाहो तो आपके घर पे अपने छोटे भाई बहन के साथ ये गेम खेल के देखो। एक कुछ तो ऑब्जेक्ट ले लो, एक कुछ तो ऑब्जेक्ट ले लो, इसको दो रस्सी से बांध दो, एक यहाँ पे ऐसे, तो आप इधर फोर्स लगाओ, उनको बोलो बेटा इधर फोर्स लगाए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा। फाइन। तो ऑब्जेक्ट जब किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसपे दो कंपोनेंट्स एक्ट करते हैं हमेशा। देखो, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन आल्सो, यस, एंड इट इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन आल्सो। आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, मतलब कोई तो आगे भी फोर्स लगा रहा है, कोई तो ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, वो दिख नहीं रहा है हमको। यस, तो उस वैसे ही अगर एक फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट्स हम लेंगे। इसको बहुत डिटेल में अगले साल समझाऊंगा, अभी के लिए इतना काफी है, राइट। तो फोर्स अगर ऐसे है बच्चों, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसको मैं बोलूंगा F cos थीटा और इसको मैं बोलूंगा F sin थीटा। ये F cos थीटा कैसे आया? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। ओके, तो अब ध्यान देना, आपके बुक में ये सब दिया हुआ है। अब आपके बुक में इसको शॉर्टकट में कैसे समझाया है, ऐसे। देयर इज अ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, यस, स्लाइड है, ऐसे स्लाइडर है, स्लाइड, ओके। इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अच्छा, और इस केस 1, ओके, केस 1, इस ऑब्जेक्ट पे बच्चों फोर्स लगाया यहाँ पर ऐसे, दिस इज द फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में। कॉमन सेंस अपना यूज करो और मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव करेगा? कम ऑन, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? यस, ये इंक्लिनेशन का एंगल है थीटा, एब्सोल्युटली। अरे इधर जाएगा भाई, करके देख ले, करके देख लो, कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा बीच में लगा दे, बीच में, ठीक है। आप बोलोगे अच्छा ऐसे रोटेट होके नीचे गिर जाएगा, ओके, यहाँ लगा दो फोर्स, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे फोर्स लगाओ सीधा, है ना, तो वो ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, स्लाइड करेगा, हाँ, ऊपर सर। की तरफ स्लाइड करता हुआ जाएगा, करके देख लेना, ओके। तो ये जाएगा इधर की तरफ, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ और मूव करते करते यहाँ पे पहुंच गया, है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड ये जो आपकी स्लाइड थी उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा। वेरी गुड, वर्क डन हुआ क्या? हाँ हुआ ना, लेकिन गड़बड़ हो गई, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। ऐसा कैसा? ऐसा नहीं चलता, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं कुछ ऐसे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अच्छा जी,
ओके, इस ट्रायंगल को मैं नाम दे दूं ABC। ओके, तो मुझे बताओ व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय S। ये डिस्टेंस S कवर किया उसने, यस S डिस्टेंस कवर किया, तो AB इज इक्वल टू S cos थीटा। तो ये कितना हो गया, S cos थीटा। AB इज इक्वल टू S cos थीटा। अच्छा, अब फोर्स किधर लगाया, इधर, और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम, S cos थीटा। Displacement is S cos theta. The work done will be equal to force into displacement S cos theta. Overall the formula is Fs cos theta. क्या किया हमने, हमने यहां पर लिया component of displacement in the direction of force, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, है ना, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल, वापस बता रहा हूं वही चीज। ओके, सेकंड, ये है आपका इंक्लाइन सरफेस और ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहां पे रख दिया। ओके, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं बच्चों ऐसे, इस बार मैंने फोर्स लगाया इधर। ओके, इस बार नहीं, 1 सेकेंड, ये वाला डायग्राम निकाले ना, हमारा ब्रीफ केस वाला, हमारा ट्रॉली बैग वाला डायग्राम। ओके, ट्रॉली बैग वाला डायग्राम, मैंने फोर्स लगाया इधर, मैंने फोर्स लगाया इधर की तरफ। बच्चों डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ। वेरी गुड, एंड दिस एंगल इज थीटा। ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकता, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो मैं यहां पर एक ऐसे, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा ABC। मैं बोलता हूं cos थीटा इज इक्वल टू AB, दैट इज, यहां देखो cos थीटा इज AB डिवाइडेड बाय F। AB इज इक्वल टू F cos थीटा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। चलो, तो यहां देखो ये कितना हो जाएगा, F cos थीटा, करेक्ट। तो मैं इसका कंपोनेंट ले लेता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मैं बोलूंगा वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S, लेकिन दोनों को मिला दे तो Fs cos थीटा ही होता है। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिया कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पीछे में मैंने क्या लिया था, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट आप बनाओ, या तो फिर फोर्स का एक कंपोनेंट बनाओ। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि भैया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ वी विल कीप इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो यहां से मैं बोलूंगा बच्चों वर्क डन, वर्क डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। एक तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और तीसरा द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। देखो जरा, ये है आपका फोर्स, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका फोर्स, इनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। यस, कि उनके बीच में कितना एंगल है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपका वर्क डन कितना होता है ना। और इसीलिए वर्क का फॉर्मूला हम बोलते हैं Fs cos थीटा। जिन बच्चों को कुछ वैल्यूज पता नहीं है, आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। यस, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos of 180 इज इक्वल टू -1। ओके ओके, चलो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन बस। ओके, अब क्या खेल खेलेंगे हम लोग कुछ खेल खेलेंगे। केस 1,
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ऐसा, ये है हमारी कार, वेरी गुड। मैंने फोर्स लगाया इधर की तरफ F, वेरी गुड, और कार गई इधर की तरफ आगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एंगल इज 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो Fs cos 0, बच्चों cos 0 होता है 1, तो Fs वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप बोलते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप ऐसे अज्यूम करते हो कि मैंने जहां पे फोर्स लगाया है ऑब्जेक्ट भी उधर ही मूव हो रहा है, ऐसे आपने अज्यूम कर रखा है ना, इसीलिए आप बोलते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि आप ये भूल जाते हो एफ एस कॉस 0। अच्छा एग्जांपल ले ले, ओके, आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, कार मूव किया 5 मीटर से, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट लिख सकते हो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 100 इंटू 5 दैट इज 500 जूल्स, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, ये तो सबको पता है। वेरी गुड। केस नंबर 2 लेता हूं, ध्यान देना अच्छे से, केस नंबर 2, यही कार है, बहुत फास्ट आ रही है, इधर बहुत फास्ट चल रही है, मोशन में है ना, और हमारा सुपरमैन स्मिथ इसको रोकने की कोशिश करता है, तो स्मिथ फोर्स किधर लगाएगा, इधर, फोर्स इधर लगने वाला है, और यस वो कार स्मिथ को उड़ा के सीधी लेके जाएगी, है ना, लेकिन कार का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अभी भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, है ना। हो सकता है कि ये सुपरमैन बोल दिया उसको तो वो कार को पीछे ढकेल दे, बट मान लो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होने वाला है ना, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना हो गया उनके बीच का, cos 180, है ना, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 180, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ एस, इसकी वैल्यू होती है -1, याद कर लो प्लीज, वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1, तो वर्क डन इज माइनस एफ एस। एक और एग्जांपल दे, चलो एक और एग्जांपल ध्यान दो, ये है, कौन है भाई, ये मयूर है ना, और ये हूं मैं, दिस इज मी, और मैं मयूर को बोलता हूं चल पंजा लगाते है ना, चलो पंजा लगाते हैं, आर्म रेसलिंग, तो ध्यान दो अच्छे से, आर्म रेसलिंग कर रहे, मैं यहां बैठा हूं, मयूर ऑब्वियसली इधर से होगा, मैं किधर फोर्स लगाऊंगा, ऐसे, इधर, मैं किधर फोर्स लगाऊंगा, इधर, मयूर किधर फोर्स लगाएगा, इधर, है ना, मयूर इधर फोर्स लगाएगा, है ना, मान लो मयूर में बहुत ताकत है, मैं यस, मैं कुछ नहीं, राइट, मयूर किधर फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ, है ना, अब मयूर जीत रहा है, यस, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं इन दिस डायरेक्शन, आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बट माई हैंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं, या मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, इधर, मयूर के हाथ के ऊपर ऐसे पकड़ के इधर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन उसका हाथ तो इधर डिस्प्लेस हो रहा है, सो basically I am applying force in this direction and the displacement is in this direction, तो वर्क हो जाएगा माइनस एफ एस, फॉर मी, मेरे लिए वर्क डन है माइनस एफ एस, ओके, मयूर की बात करते हैं यार, मयूर तो फोर्स भी इधर ही लगा रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगा रहा है दैट इज माय हैंड, वो भी इधर ही जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो मयूर का वर्क डन क्या हो गया, एफ एस, दिस इज फॉर मयूर, तो मयूर का वर्क डन इज पॉजिटिव एंड माय वर्क डन इज नेगेटिव, है ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। कब होता है नेगेटिव वर्क, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस,
है ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। कब होता है पॉजिटिव वर्क? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आई सबके? पॉजिटिव Yes, नेगेटिव sir. वर्क Yes, समझ sir. में आया Yes, sir. सबको? कोई डाउट है तो Yes, पूछो, sir. कम ऑन। लेट्स मूव अहेड। केस नंबर 3, केस नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ऐसा कैसा हो सकता है भाई कि किसी ऑब्जेक्ट पे आपने ऐसे फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया उसके बीच में। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कोई एग्जांपल देगा मुझे? सर नहीं हो सकता। हो सकता है ना, ये देखो, बिल्कुल हो सकता है। ये है अर्थ, ये है अर्थ, और ये है अर्थ का सैटेलाइट। वेरी गुड। अर्थ अपने सैटेलाइट पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। फोर्स किधर लगाया? इधर की तरफ फोर्स लगाया, बहुत बढ़िया। और इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। याद करो, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है टेंजेंशियली जाएगा। टेंजेंशियली मतलब 90 डिग्री। वेरी गुड। मतलब द वर्क डन बाय अर्थ, work done by earth on the planet is zero. There is no work done. Work done zero हो जाएगा। अच्छा, जीरो क्यों? work done, work is equal to fs cos theta, that is fs cos 90। बच्चों cos 90 का वैल्यू होता है जीरो, therefore the work done is zero. No work is done. डिस्प्लेसमेंट है क्या? है। फोर्स है क्या? है, लेकिन स्टिल वर्क डन इज जीरो। ओहो, है ना। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन जीरो रहता है। सर्कुलर मोशन में वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। अच्छा चलो एक और एग्जांपल। आप बोलोगे ये मैंने वर्क डन वाला कोई बता दो। ये लो, ये है सौम्य, कुछ काम नहीं है उसको, लॉकडाउन है। एक रोप लिया और रस्सी को पत्थर बांधा और घुमा रहा है, गोल 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 घुमा रहा है। ओके, तो ये गोल गोल घुमा रहा है। क्या उसने पत्थर पे फोर्स लगाया? हाँ, इधर की तरफ। यस, स्ट्रिंग से बांधा है ना, स्ट्रिंग से बांध के इधर, और पत्थर जाना चाहता है इधर, या पत्थर का एट दिस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट है इधर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री, सो वर्क डन इज जीरो। व्हाई? बिकॉज द एंगल इज जीरो, है ना, द एंगल इज जीरो, तो द वर्क डन इज जीरो। क्या सबको समझ में आया? तो वर्क डन बच्चों जीरो भी हो Yes, सकता sir. है। अब आ जाओ हमारी वॉल वाली केस। वॉल 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 वॉल, यहां पर वर्क डन जीरो था। क्यों यहां पर वर्क डन जीरो था? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था इसलिए वर्क डन जीरो था। अच्छा, ओके। केस नंबर 2, यहां आ जाओ। यहां पर थीटा 90 था इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। अच्छा, और अगर फोर्स जीरो है, मान लो ये दीवार है, ये मूव भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मूव हो रही है, मान लो हो गया जादू टोना, हो गया कुछ तो, है ना। ये उसमें यहाँ खड़ा है, उसने कोई फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, और ये दीवार इधर मूव होने लग गई। यस, उसमें भाग जाना वहां से, ठीक है, बहुत दूर भाग जाना वहां से, अगर ऐसा होते हुए दिखा तो, ओके, तो भी वर्क डन जीरो है। वर्क डन बाय उसमें थे जीरो, क्योंकि उसने तो फोर्स ही नहीं लगाया। तो इन दिस केस बच्चों फोर्स इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट है थीटा भी होगा कुछ, यस, लेकिन भैया उसमित का तो वर्क डन जीरो है ना। तो कंडीशंस फॉर जीरो वर्क डन, कंडीशंस फॉर जीरो वर्क डन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जीरो वर्क? या तो फोर्स जीरो होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए,
थर्ड कंडीशन, या तो थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आपका टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, what are the conditions for zero work done? Question number 1. Question number 2, give 2 examples of zero work. तो वर्क जीरो कब कब रहेगा? अच्छा, और एक देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, आप इसको पुश करते करते यहां लेकर के गए, यस, और फिर से ये टर्न होके वापस यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना। इसलिए डिस्टेंस नहीं बोलने का, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है क्या? नहीं, 10 मीटर गया 10 मीटर आया, डिस्टेंस तो 20 मीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इन दिस केस एज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन आपका जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वर्क डन इज जीरो। क्या सबको समझ में आ रहा है Yes, ना? sir. Yes, तो sir. वर्क हो सकता है पॉजिटिव, वर्क हो सकता है नेगेटिव, वर्क हो सकता है जीरो, है ना। चलो एक मस्त सा फट से बना के देता हूं। वर्क, वर्क का फॉर्मूला है बच्चों, वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट उल्टा है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जीरो कब हो सकता है? जब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और जीरो कब हो सकता है? ये तो वन, दूसरा व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एंड तीसरा व्हेन द फोर्स इज जीरो, तो वर्क डन जीरो रहता है। वर्क का यूनिट क्या है भैया? वर्क का यूनिट है एसआई यूनिट इज जूल्स, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ये थी सारी सम अप ऑफ समरी ऑफ हमने अब तक जो भी पढ़ा है, और अब इस पे ही डिस्कशन आगे का भी रहेगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट बिफोर दैट, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। अगर सब कुछ सच में समझ में आया तो फिर आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ स्टोन, और ये बच्चा इस पत्थर को ऊपर फेंक देता है, यस, विद द फोर्स ऑफ एफ। एफ फोर्स मानते हैं, और ये डिस्टेंस कवर करता है एस। ऊपर फेंकेगा, अभी ये पत्थर ऊपर जा रहा है, ओके, ऊपर जा रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय? व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय? चलो बताओ जल्दी से, कितना वर्क डन है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कम ऑन टेल मी। सर पॉजिटिव है। और कितना है? और कितना वर्क डन है? FS एफएस, एब्सोल्युटली। अरे इतना क्या डरने का, एफएस वर्क डन है, बिकॉज थीटा तो जीरो है ना, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एफएस, एंड द वर्क डन इज पॉजिटिव। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? -FS वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसके ऊपर ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन पत्थर तो अभी भी ऊपर जा रहा है, क्या ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है ना। अरे ग्रेविटी तो हमेशा एक्ट करेगी, और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, इसीलिए तो उसका स्पीड कम 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 होते जा रहा है, लेकिन फिलहाल जा तो ऊपर रहा है ना। तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये हो जाएगा -FS। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे होगा नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बॉय भी कर रहा है उस पे, और वर्क डन ग्रेविटी भी कर रहा है उस पे, और भी 2-4 लोग कर रहे होंगे। जो भी इंसान उसको फोर्स लगा रहा है वो उस पे वर्क डन कर रहा है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, है ना। तो बॉय का वर्क डन पॉजिटिव, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। बोलो बात समझ आई एवरीबॉडी? तो क्वेश्चन Yes, में sir. देखना कि किसके Yes, sir. वर्क की बात हो रही है, बॉय के वर्क की बात हो रही है, बच्चे का, या ग्रेविटी का। ठीक से क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा,
अभी उसमें आंसर नहीं करेगा, अभी दूसरे लोग आंसर करेंगे। उसमें अपने माइंड में अपना आंसर रेडी रखो। ध्यान दो अच्छे से। ये है एक कुली, है ना, यहां पर रखा है लगेज। वेरी गुड। ये कुली इस लगेज को उठा करके अपने सर पे रखता है। ये कुली अपने सर पे लगेज को रखता है। This distance between the ground and his head is S and the force applied is F. Yes? How much is the work done by the coolie? Come on. FS. Very good. Positive FS. work done. Positive work done, FS. Very good. How much is the work done by gravity? minus FS. NSFS. माइनस Very good. अब ये कुली, yes, अब ये कुली के सर पे लगेज आ गया एंड ही इज जस्ट स्टैंडिंग एट रेस्ट। अभी वो रेस्ट खड़ा है, चुपचाप से खड़ा है, कुछ नहीं, हाथ नीचे है, ओके, और खड़ा है चुपचाप से, ओके। हाउ मच इज द वर्क डन बाय कूली? 0. Zero. एब्सोल्युटली जीरो। व्हाई जीरो? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना। हाउ मच इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? Less जीरो। FS. Minus. अरे डिस्प्लेसमेंट है क्या? अरे ग्रेविटी का फोर्स तो है नीचे की तरफ, लेकिन नो डिस्प्लेसमेंट बच्चों। अरे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना, तो वर्क डन कैसे होगा? वेरी गुड। अब ये कूली जो है ना, ये कूली लगेज को ऐसे सर पे रख देता है और आगे की तरफ चलता है ना। आप मानेंगे कि बच्चों कूली को आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। अगर ऐसे हाथ में पकड़ रखा है मान लो और आगे लेके जा रहा है, वी आर अज्यूमिंग कि कूली आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और लगेज भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। वेरी गुड। व्हाट इज द वर्क डन बाय कूली? Less FS. FS. Plus FS. सर work done? FS Very good. What is the work done by gravity? Minus सर FS. 0 Less FS. हाँ, अरे जीरो, अरे जीरो। ग्रेविटी का फोर्स तो अभी भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट तो इधर की तरफ हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो एंगल 90 हो गया ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो नहीं हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? यस Yes, सर sir. एवरीबॉडी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। हैव अ लुक एट योर टेक्स्ट बुक। देखो तो जरा क्या क्या दिया है। वर्क दिया है, ओके। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, यहां ऐसा डेफिनेशन, शायद आगे एक और डेफिनेशन आना चाहिए। देखो तो जरा, ओके। The amount of work done depends on two factors. Question, exam में question आएगा, state the factors on which the amount of work done depends, है ना। So magnitude of the force and the displacement produced by the force. Okay, ठीक है, आगे देखो, आते जाओ, आगे आगे आगे। Expression for work is Fs cos theta. Okay, यहां ध्यान देना। The amount of work done by a force is equal to the product of force and displacement of the point of application of force in the direction of force. ये वाला डेफिनेशन मैंने लिख के दिया था। Amount of work done depends on force, displacement of the point of application in the direction of force. तो बच्चों फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए तो Fs cos थीटा होता है। और मैंने डायरेक्टली ये वाला डेफिनेशन आपको लिख करके दिया। ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखा हमने, यहाँ फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये S का कंपोनेंट इधर S cos थीटा। ठीक है, इस तरह से ये हमने सब देखा, सीखा, समझा। आगे आ जाओ। ओके, ये दूसरा वाला, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन्होंने उल्टा किया, यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो ये फोर्स है,
तो ये फोर्स का कंपोनेंट इधर हो जाएगा F cos थीटा। डोंट वरी, मैंने जो एग्जांपल बताया वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। खैर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ईयर का आपका फिजिक्स चालू होगा यहां से, इस बॉक्स से आपका क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट होगा। स्टार्ट क्या बोल रहे हैं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज, हाँ कि नहीं? स्केलर वेक्टर तो पता है ना, फोर्स इज अ वेक्टर, displacement is a vector, but work is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. See, scalar is equal to vector into vector. इसको ऐसे ही लिखते हैं बच्चों। अगर आप इसको टेक्निकली ऐसे लिख दो F into S तो ये गलत होता है। इसको लिखा जाता है ऐसे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये अलग चीज है। F क्रॉस S इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक में दिया है इसलिए बता रहा हूं। ओके, देखो यहाँ 1 सेकेंड, मैं सब मैं बताता हूँ, डोंट वरी, वेट 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 वेट। It is clear that work done is equal to magnitude of force, magnitude of displacement, and the cosine of the angle between them, and cosine of the angle between force and displacement. Yes, कोई भी चीज बेटा या तो स्केलर होता है या तो वेक्टर होता है। अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो और आपका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है ना, तो इसको लिखते हैं ऐसे F डॉट S एंड इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे लिखा जाता है। आप इसको पूरी तरह इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार रीड करना, इस पे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है ना। चलो, so finally work done depends on magnitude of force, displacement and angle. चलो बताओ, someone said sir कोई डाउट है, पूछो। नहीं सर, यही पूछना था, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर होता है क्या हर समय? नहीं, वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर इंटू वेक्टर, जैसे आपको टॉर्क आता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है, फोर्स क्रॉस आर, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। डोंट वरी, बहुत डिटेल में सीखेंगे, है ना। अभी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिया है इसलिए, वैसे तो ये देते नहीं तो भी चल जाता। ओके, चलो आ जाओ स्पेशल केसेस। इस स्पेशल केसेस, केस 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब वेट 1 मिनट बेटा, है ना। फ्री फॉल, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे गिर रहा है ना, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? Fs, F into S इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि फ्री फॉल है ना, छोड़ दिया तो नीचे फोर्स है ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। वेरी गुड, अगर ऊपर जाता तो अलग हो जाता। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, a coolie does work on the load, coolie does work on the load when he raises it up against the force of gravity, जब वो उसको उठा के ऊपर रखता है तो वो उस पे वर्क करता है। वेरी गुड, both the force exerted by the coolie and the displacement are upwards, hence the work done is positive। लेकिन उसी केस में ग्रेविटी का वर्क डन आपको पूछेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, वो मैंने सिखाया, बुक में नहीं है बट क्वेश्चन आएगा, है ना। एंड सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। यस, अच्छा आ जाओ यहाँ पे, केस 2 व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ध्यान दो, when a coolie walks on the horizontal ground while carrying the load on his head, no work is done against the force of gravity because the displacement of the load is normal to the gravity. See, the coolie does work against the force of friction when he moves the load. तो coolie इधर move कर रहा है ना, तो coolie is doing the work but gravity is not doing the work. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इतनी छोटी छोटी चीज है आपके बुक में,
वो मैं हर चीज बता दे रहा हूं, बट आपका काम है कि आपको बच्चा ये रीड करना पड़ेगा, है ना। तो ग्रेविटी का वर्क डन 0 है, लेकिन कूली इज डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नोट, ये नोट भी एक गिव रीजन आएगा कि कूली वर्क डन कर रहा है, हाँ, सो ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, आ जाओ नीचे। सर्कुलर पाथ, ये तो मैंने बताया है ना, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90 डिग्री, सो देयर इज नो वर्क डन। कंडीशंस फॉर जीरो वर्क, conditions for work done to be 0. So when there is no displacement, when the displacement is normal, normal मतलब perpendicular to the force. Case number 3, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के भी एग्जांपल्स दिए होंगे यहाँ पर, मैंने 2-3 अपने एग्जांपल चिपका दिए थे, आप देखो। हाँ, very important, okay, very important example. When a body moves on the surface, the force of friction between the body and the surface in the direction, यार ये पढ़ना बहुत बोरिंग होता है ना, मैं बता देता हूँ आपको। किधर है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, हाँ आ गया। एक और पेज ऐड कर देते हैं, देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड, मैं इसको पुश कर रहा हूँ ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, वेरी गुड, है ना। व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय? द वर्क डन बाय द बॉय इज Fs. What is the work done by friction? The work done by friction is minus Fs, क्योंकि बच्चों फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करता है, ऑपोजिट में, ये तो पता है ना सबको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, बट द वर्क डन बाय द बॉय इज पॉजिटिव, है ना। आ जाओ यहाँ पे, ग्रेविटी, ये तो हमने देखा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। चलो सी, क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स, जब बॉल ऊपर जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, माइनस Fs, माइनस mgh मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट h एंड फोर्स इज इक्वल टू mg, सो F into S इज इक्वल टू mgh, या तो mgh या माइनस mgh। फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल ना, बॉल को ऊपर फेंकने में कितना फोर्स लगेगा, इक्वल टू इट्स वेट विच इज mg, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट, तो इसलिए mgh या माइनस mgh लिखा हुआ है। यस, चलो, क्या सब लोगों को यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, गो अहेड। Yes, sir. Let's study something more on calculating work done. Graphical method. Graphical method of calculating the work done. कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन? ठीक है, फोर्स चाहिए, हाँ, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हाँ, ओके, तो मैं बोलता हूं कि एक बच्चा है, इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का, तब भी वो 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, और 1 मीटर का और हो गया डिस्प्लेसमेंट, स्टिल द फोर्स इज 10 न्यूटन। लगा है, पकड़ के धक्का मारते 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 आगे जा रहा है, धक्का मारते मारते आगे जा रहा है ना, यहां पहुंच गया, यस, डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है, फोर्स इज 10 न्यूटन ओनली। क्या मैं इसका एक टेबल बना दूं? ओके, द फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, बढ़ते जा रहा है ना टाइम, मान लो टाइम आफ्टर 1 सेकेंड, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds and so on. Force is 10 Newton, displacement is 3. Force is 10 Newton, displacement is 4. Very good. तो मैं एक ग्राफ बना देता हूं, इसका ग्राफ, सिंपल ग्राफ तो बना सकते हैं ना भाई। फोर्स 1 2 2 4 6 8 10, दिस इज 10 न्यूटन, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया। चलो, कैन वी प्लॉट दिस? 10,1, 10,2, 10,3, 10,4 ज्वाइन कर दिया, है ना। अब मैं बोलता हूं व्हाट इज द वर्क डन, यस, इन मान लो 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3, यहां आ जाओ और ज्वाइन करो, द एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव मी द वर्क डन, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव मी द वर्क डन।
What is the work done? Area under graph. कितना है area? 10. This is 10 into this is 3. 30 joules. So the work done is 30 joules. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स बढ़ते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है ना? शुरू शुरू में फोर्स कम था, फिर फोर्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, है ना? तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फोर्स इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया, इंक्रीज होते गया। मैंने बोला व्हाट इज द वर्क डन इन displacing the object by 5 meter. Okay, और ये देखो the force is 2 Newton, 4 Newton, 6, 8, 10 बढ़ते जा रहा है वर्क डन, फोर्स बढ़ते जा रहा है ना? और डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग फोर्स। वेरी गुड। तो ये है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यहां आ जाओ ऐसे। ओके, ये है 10। ओके, है ना? सो दिस एरिया, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कितना है? हाफ इंटू बेस इज 5 मीटर इंटू हाइट इज 10 विच इज नथिंग बट 25 जूल्स। क्या ऐसा ही आपने लास्ट ईयर सीखा है 9th स्टैंडर्ड में मोशन चैप्टर, है ना? हाँ सर, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, एब्सोल्युटली, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यस, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया होता है वेलोसिटी। ऐसे तो ऐसे भी आप वर्क डन निकाल सकते हो। क्यों शॉर्ट में बताया? क्योंकि ये आने नहीं वाला है आपको एग्जाम में। खैर, कभी आया, बुक में दिया है, इसलिए मैंने भी बता दिया। ओके, यहाँ देख लो एक बार। यस, एक मिनट, मयूर, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। ओके, हैव अ लुक। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ है। आपको बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप ये एरिया निकाल लो सिर्फ, दैट्स इट। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, और ये भी दे रखा है, ये भी बता दिया मैंने आपको कि कांस्टेंट फोर्स है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, है ना? कांस्टेंट फोर्स। तो जब फोर्स कांस्टेंट है, ये वाला हो जाएगा। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तब वो मेथड यूज होता है। बच्चों, कब यूज करना है ग्राफिकल मेथड? आई विल टेल यू। When do we use graphical method? When to use this method? देखो बच्चों, जब फोर्स कांस्टेंट है तब तो फॉर्मूला से काम हो जाता है, एफ एस cos थीटा। फॉर्मूला से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, 10 न्यूटन, खत्म, है ना? तो जब फोर्स कांस्टेंट है तो फॉर्मूला से भी काम होता है और ग्राफिकल मेथड से भी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? फोर्स इज कांस्टेंट इन दिस एग्जांपल। लेकिन इस एग्जांपल में बेटा फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर एफ एस cos थीटा। ओके, तो मैं यहां फोर्स की क्या वैल्यू रखूं? 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 8 रखूं, 10 रखूं? क्योंकि पूरे टाइम में फोर्स तो अलग अलग था, तो फंस गए, है ना? तो फोर्स की वैल्यू जब कांस्टेंट नहीं होगी, तब मैं यूज करूंगा ग्राफिकल मेथड, है ना? यूज ग्राफ व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। और आपकी 11th स्टैंडर्ड की वर्क की कहानी शुरू होगी यहां से। यस, कि फोर्स आपको कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। कहां फोर्स कांस्टेंट होता है बताओ? नहीं, फोर्स तो हमेशा चेंज होता है ना। आपको बोला किसी चीज को आप पुश करो, आप इक्वल फोर्स से पुश कर सकते हो क्या? नहीं, कभी फोर्स कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी थक जाओगे, रुकोगे। तो फोर्स तो हमेशा वेरिएबल होगा, है ना? तो आपका जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर रहेगा अगले साल, वो चालू होगा फोर्स नॉट कांस्टेंट से। यस, और ये सारी कहानी तो शॉर्ट में रिपीट हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस पे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमेशा ग्राफ बनाना है क्या? ग्राफ तो एक मेथड है। पहला मेथड आप सीखोगे ग्राफिकल, फिर उसके बाद कुछ और नया तरीका रहेगा फोर्स को कैलकुलेट करने का। सो बेसिक्स बहुत अच्छा रखो, एकदम मस्त। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 2 मीटर से 5 मीटर तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन हुआ, तो आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे,
and it will be area of this trapezium. जो भी फिगर कर्व के नीचे आएगा बच्चों 2 से 5 सेकेंड्स या 2 मीटर से 5 मीटर में मूव करने के लिए कितना काम किया, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया। इस पे क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पता भी होना चाहिए बाई चांस आ गया तो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो है। लास्ट टॉपिक ऑन वर्क, दैट इज यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट्स। ये तो आपको पता है यार, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, है ना। तो यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट इज जूल। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट बच्चों? कम ऑन, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? ERG, ERG is the CGS unit of work. कैसे आया जूल? जूल कैसे आया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम थीटा 0 मान रहे हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। तो वर्क का एक्चुअल यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। वर्क का एक्चुअल यूनिट है न्यूटन मीटर। कौन बोलेगा इतना बड़ा न्यूटन मीटर? तो हम उसको बोलेंगे जूल, हम उसको बोलेंगे जूल। सीजीएस में, सीजीएस ये तो हो गया एसआई यूनिट का कहानी। सीजीएस में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? डायन, है ना, डायन है ना, ओके। और इसका यूनिट सेंटीमीटर। तो एक्चुअल है डायन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, है ना, डाइन सेंटीमीटर। कौन बोलेगा इतना लंबा? हम इसको बोलेंगे अर्थ। खत्म। क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं या रादर उल्टा? यस। चलो हम सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे कन्वर्ट करो 1 जूल को अर्थ में। 1 जूल मतलब क्या बच्चों? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। वेरी गुड। व्हाट इज 1 न्यूटन इंटू डाइन? डाइन और न्यूटन का क्या रिलेशन है? कम ऑन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 डाइन। What is 1 meter into centimeter? 10 square centimeter, 100 centimeter. This is nothing but equal to 10 raised to 7 dyne centimeter, which is nothing but 10 raised to 7 erg. So 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg, है ना। और हम लोग जनरली यूज करेंगे ये वाला यूनिट जूल। अर्ग की हर काम को काम नहीं रहेगा, बट थोड़ा बहुत कुछ काम आया तो आया, है ना। और आ जाओ यहीं से, आ गया यार वो हमारा। 1 सेकेंड बेटा प्लीज, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। इसको खत्म कर देते हैं। किधर गया किधर गया? आ गया। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। 1 जूल का डेफिनेशन आएगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter. 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter, है ना। 1 kilojoule मतलब 10 raised to 3 joule, 1 megajoule is 10 raised to 6 joule, 1 gigajoule is 10 raised to 9 joules. CGS unit, 1 erg of work is said to be done when a force of 1 dyne displaces an object through 1 centimeter, है ना, इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ लिख तो दिया था 1 जूल इज द वर्क व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। वैसे ही 1 अर्ग का डेफिनेशन होगा व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डायन डिस्प्लेसेस अ ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर। बस ये डेफिनेशन छूट गया था मुझसे, वो भी मैंने बता दिया। और वर्क का टॉपिक यहाँ पर होता है बच्चों खत्म। कल हम करेंगे इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आई विल आस्क क्वेश्चंस टू एवरीवन।